हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस पे। आपका फिर से स्वागत है। आज हम 12th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसको शुरू करने के लिए हमारा जो है शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये यूनिट जो है 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट से लिया है, ठीक है। चैप्टर सेकेंड है और इसमें हम कवर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमेटोजेनेसिस और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एनिमल और प्लांट रिप्रोडक्शन, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। प्लांट रिप्रोडक्शन जो है फर्स्ट चैप्टर है और अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन जब अगर पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है, जैसा कि वर्ड में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी दोबारा हो रहा है। री लगा हुआ है, दैट मीन री मतलब दोबारा से प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज का। तो जो चीज एक बार बनी हुई है उसी चीज का जब दोबारा प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और बार बार प्रोडक्शन होता रहता है तो इसलिए इसको ना रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new organisms are created from their parents, यानी कि जो उसके ओरिजिन पेरेंट्स हैं किसी भी एनिमल के या प्लांट के, और उससे एक नया इंडिविजुअल जो पैदा होता है और वो उसी के जैसा सेम दिखाई देता है ना। इस तरह से जो नए ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जनरली रिप्रोडक्शन जो है ना दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस बस इतना सा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बॉडी है, यानी कि उसको नए ऑफस्प्रिंग को या नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए, जो यंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको पैदा करने के लिए हमको या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंगल बॉडी की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो अकेले ही एक नए इंडिविजुअल को पैदा करने की क्षमता रखता है। यानी कि अमीबा को दूसरे अमीबा की जरूरत नहीं पड़ती एक नए अमीबा को बनाने के लिए, वो अपनी बॉडी से एक नया यंग अमीबा बना देता है। सेम बैक्टीरिया भी अपना बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एक नया इंडिविजुअल बना देता है, यानी कि पहले से एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाते हैं, यानी कि इंडिविजुअली एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को बना दे रहा है। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है या ग्रोथ है वो कहलाती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक जैसे होते हैं, यानी कि सिमिलरिटी रखते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है कि इंडिविजुअल जिसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत नहीं पड़ रही, या दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही, या दो ऑर्गेनिज्म की मिलकर जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए, इस तरह का रिप्रोडक्शन कैसा कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है या दो गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, जहां नए और इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए या पैदा करने के लिए उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की अगर हम फिलोसफिकली या एक साइंस देखें तो रिप्रोडक्शन की जरूरत होती क्यों है, तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है टू रिप्रोडक्शन इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कंजर्व करने का काम करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द टाइप ऑफ reproduction in which the only a single organism give a rise to a new individual, यानी कि एक नए सिंगल ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए किस तरह का सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल को पैदा करने के लिए ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकता है, ठीक है, उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन जो कि नॉर्मली अमीबा बैक्टीरिया इस समय देखने को मिलता है। बर्डिंग होता है, एक छोटी सी बर्ड निकल आती है और फिर वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। या फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कोई इंडिविजुअल है कि जैसे ये पेन है, मान लो कि एक कोई ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसको बीच में से काट दें
तो इधर का जो पार्ट है बॉडी का वो एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, और इधर से का जो पार्ट है वो एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। या इसके हमने 4 पार्ट कर दें, 1 2 3 4, तो ये 4 नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जितनी भी फ्रेगमेंट करोगे उससे एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाए। ऐसा इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया। फिर है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस है कुछ प्लांट्स जो हैं स्पोर्स या जू स्पोर्स या कोनेडिया टाइप की स्पोर्स तैयार करते हैं। कोनिडिया और स्पोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, प्लांट में कोनिडिया और एनिमल्स में स्पोर्स बोलते हैं। तो वो पैदा होते हैं और वो एक नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जब कभी भी मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट फॉर एन एग्जाम्पल, मेल गैमीट्स का मतलब है कि मेल गैमीट जैसे स्पर्म और फीमेल गैमीट जैसे कि ओवा, अगर ये दोनों मिलकर फ्यूज किया जाए, फ्यूज होते हैं, तब क्या बनता है, जाइगोट का जो है निर्माण होता है। और वो जाइगोट एक नए इंडिविजुअल या नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है या डेवलप होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक मेल और एक फीमेल गैमीट्स की हमको जरूरत पड़ती है, तब जाकर उनके फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो है वो करते हैं मेल गैमीट्स को। इस मेल गैमीट को गैमीटोजेनेसिस भी बोलते हैं, जो कि आगे एक फर्दर हम आगे क्लियर करेंगे गैमीटोजेनेसिस को। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट्स के निर्माण को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, और मेल गैमीट्स के निर्माण को स्पर्मेटोजेनेसिस, ह्यूमंस की बात करें तो, और फीमेल को ओवोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट्स को गैमीटोजेनेसिस। और फीमेल गैमीट्स जो होता है वो ओवा होता है। ओवा और ओवम जो है, ओवा इसकी प्लूरल फॉर्म है और ओवम जो है सिंगुलर फॉर्म है, और स्पर्म जो है मेल गैमीट्स होता है। अच्छा गैमीट्स की एक और खासियत होती है, मोस्ट ऑफ द केस में जो गैमीट्स होते हैं वो जो है हैप्लॉइड होते हैं अपने रिप्रोडक्शन से। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर इसको डायग्रामेटिकल तरीके से देखिए कि एक फीमेल बॉडी है, ठीक है, फीमेल इंडिविजुअल पेरेंट्स है और एक मेल पेरेंट है। अच्छा, ये दोनों सेक्सुअली कैसे रहते हैं, मैच्योर रहते हैं। और सेक्सुअली मैच्योर होने का मतलब है कि ये इनके बॉडी जो है गैमीटोजेनेसिस करने के लिए तैयार होती है। गैमीटोजेनेसिस करने के लिए तैयार होती है, तो जो मेल बॉडी है या पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे गैमीटोजेनेसिस के थ्रू, क्या करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। वही फीमेल बॉडी जो कि सेक्सुअली एबल है, तो वो क्या करेगी, एग को फॉर्मेशन करेगी, यानी कि फीमेल गैमीट को बनाएगी, यानी कि प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, और ये जो फीमेल गैमीट्स है, एग, ओवम और जो स्पर्म है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिंपल है कि जब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इसके लिए मेल गैमीट या फीमेल गैमीट के एक पास में आना के बहुत जरूरी, तो इनको पास में लाया जाता है और उससे जो है इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमें मिलता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, जाइगोट आगे चल के डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंटल स्टेज को, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है इस तरह से 2 प्रकार का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है या बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप जो इंडिविजुअल है सिंगल सेल, ये सिंगल सेल जो जाइगोट है, जाइगोट सेल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप सिंगल सेल जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है डेवलप होकर एक इंडिविजुअल में तैयार होता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए क्रोमोसोम्स के अलग अलग, जैसे कि वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट रिजल्ट इन द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द ह्यूमन ऑफस्प्रिंग। यानी कि हमेशा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में का मतलब है कि ह्यूमन हमेशा नए इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे वो ह्यूमन ही पैदा करेंगे। ठीक है,
यानी कि ह्यूमंस के ही बच्चे पैदा होंगे। और इट टिपिकली इन्वॉल्व द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेक्सुअली मैच्योर ह्यूमन मेल एंड फीमेल, यानी कि जो सेक्सुअली मैच्योर होंगे मेल फीमेल, उनके सेक्सुअली इंटरकोर्स से फलस्वरूप, यानी कि उनके मेल स्पर्म और ओवर जब इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जब मिलेंगे, देन उसके बाद क्या होगा, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स द इंटरेक्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिजल्ट, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फलस्वरूप जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और वो जो फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट का आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, द टू पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट द हाफ ऑफस्प्रिंग जेनेटिक मेकअप द क्रिएटिंग द हैप्लॉइड गैमीट, यानी कि जो मेल गैमीट्स है और फीमेल गैमीट्स हैं ये अपने कैसे होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, इनके कैसे होते हैं, हाफ होते हैं क्रोमोसोम्स में, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2n, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन की क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ये आगे चल के डेवलप होकर एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है, साथ में जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस, और एक वर्ड होता है ओवीपेरस। ओवीपेरस वो होते हैं एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अंडे देते हैं, और वीवीपेरस उन एनिमल्स को बोला जाता है जो बच्चे पैदा करते हैं। इनमें एक और बेसिक डिफरेंस होता है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो हमेशा या ओवीपेरस में एक्सटर्नल होगा और वीवीपेरस में इंटरनल होगा, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो कहाँ होगा, इंटरनल होगा, और वहीं ओवीपेरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ह्यूमन होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवीपेरस। और जब हम बात कर रहे थे अभी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो मेल फीमेल अपने गैमीट्स को प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेल और फीमेल में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनता है, गैमीटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म बनता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीटोजेनेसिस के फलस्वरूप ओवम बनता है, और इसके लिए अलग अलग दोनों में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल में अगर बात की जाए तो मेल में पाया जाता है आपका टेस्टिस, और फीमेल में जो है ओवरी। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है, और यहाँ टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा जो मेल प्राइमरी ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है, वो है हमारा पेनिस और स्क्रोटम, और जो कि एक्सटर्नली होता है, बॉडी से बाहर रहते हैं। सिर्फ एलिफेंट हुए, व्हेल हुई, ब्लू व्हेल, इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो इंटरनली होते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस के जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो कैसा, एक्सटर्नली होते हैं, बाहर होते हैं, यानी कि जो स्क्रोटम है, पेनिस है, वो एक्सटर्नली होते हैं। अच्छा, दूसरा, ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है इनको, इसमें जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो ऑर्गन्स हैं उनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये सारे जो हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम में ये सारे ऑर्गन्स जो हैं हेल्प करते हैं। और ये जो सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, डक्टस डिफेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेसिकुलर ग्लैंड, इजैकुलेटरी डक्ट, कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, और ये ग्लैंड पेनिस, ये सब जो है मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमें रखते हैं जो कि सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम क्या है, मेल गैमेटोजेनेसिस को करना, यानी कि मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन को। तो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है हमारा
किसमें? टेस्टिस में। तो इसलिए उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोला जाता है, टेस्टिस को। और बाकी के जो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी कि उस स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचाना और इजैकुलेट करके फीमेल बॉडी तक, यानी कि फीमेल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फीमेल तक पहुंचाने के लिए, सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए, जो बाकी के जितने भी ऑर्गन्स जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ गैमेटोजेनेसिस होने के लिए जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो जितने भी पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मेजरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और उसके अलावा जितने भी रहते हैं उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उनको भी दो से तीन पार्ट में डिवाइड है। वो कौन कौन से हैं? इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि इसमें जो एसेसरी ग्लैंड इस्तेमाल होती है उनको एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं, और कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्पर्म डक्ट और पेनिस। और यहाँ एसेसरी ग्लैंड में समाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड का दूसरा नाम भी होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और वहीं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो है हमारा टेस्टिस, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ये इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा ओवरव्यू है, जिसमें ये क्या है आपका, ये है टेस्टिस को जो है टेस्टिकल वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्टिकल, अगर इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे टेस्टिकल, और अगर सिंगल बोलेंगे तो टेस्टिस, ठीक है। और दूसरा एक और चीज, ये होते हैं वन पेयर ऑफ जो है टेस्टिस होते हैं, यानी कि टेस्टिकल अगर बोले तो टेस्टिकल प्लूरल फॉर्म है जो कि दो पेयर्स को दर्शा रही है, यानी कि दो टेस्टिस को दर्शा रही है टेस्टिकल। और ये अपने अपने पाउच में होते हैं, ठीक है, जो कि स्क्रोटम के अंदर सेफली रहते हैं। और ये स्क्रोटम जो है बॉडी के बाहर पाया जाता है, और ये हमारा क्या रहता है, पेनिस रहता है। इधर इसके पीछे ये यहाँ पर ग्लांस, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये वासा डिफरेंशिया, ठीक है। यहाँ सेमाइनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, प्रोस्टेट, ठीक है। प्यूबिक बोन के जस्ट पीछे ही क्या रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। वासा डिफरेंसा, जो कि यहाँ से स्पर्म जो इससे टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, तो वो टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंसा से होते हुए एजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचते हैं। और एजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचने से पहले सेमाइनिकल वेसिकल से सीमन का निर्माण, उसको मिक्स होकर वो एजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से कॉमनली बाहर एजैकुलेट होते हैं। इस तरीके से इसका पाथवे वगैरह रहता है। तो बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि कहाँ होता है, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि सिर्फ व्हेल और एलिफेंट वगैरह में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ये इंटर एब्डोमिनल होते हैं, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, उससे जुड़े रहते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। और स्क्रोटम प्रोवाइड द टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए जो स्पर्म में को बनने के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर। और उसको प्रोवाइड करने के लिए जो स्क्रोटम है उसको इस तरीके से डिजाइन है कुदरती तौर पर कि ये इसको बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम रखता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को ज़्यादा रखेगा, लोअर देन बॉडी, ठीक है, यानी कि उसको ठंडा रखेगा। तब उस कंडीशन में क्या रहेगा, लोअर देन द बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे क्या रखेगा, कम रखेगा, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। और नॉर्मली जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम या 2.5 डिग्री कम पर स्पर्मेटोजेनेसिस ही हो सकती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम जो है बाहर से इस तरीके से डिजाइन रहता है, उसमें कई सारे लेयर होती हैं, और वो लेयर उसके टेम्परेचर को कम रखती हैं बॉडी के टेम्परेचर में। अगर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता तो जो बॉडी का टेम्परेचर रहता वही टेस्टिस का टेम्परेचर रहता, और इस कंडीशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो नहीं हो सकती। लेकिन
अगर बात करें ठंडी की, तो ठंडी में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी उस कंडीशन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, लेकिन जो टेम्परेचर है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है बॉडी के बाहर का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट का ठंडा, और जिसकी वजह से स्पर्म जो है, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से वो बॉडी में एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। Each testis is the oval shape and measure about 4 to 5 centimeter length and 2 to 3 centimeter of width and 3 centimeter is the thickness। यानी कि लगभग 3 सेंटीमीटर मोटाई में और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में इनका क्या रहता है, साइज रहता है, ओवल शेप्ड रहते हैं। ईच टेस्टिस यानी कि एक टेस्टिस, और इस तरह से दो पेयर यानी कि दो पाए जाते हैं एक सिंगल पेयर में। टेस्टिस इज द कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिना, यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिना के द्वारा क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं ओवर टेस्टिस। ठीक है। इंटरनली द टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट में जो है ये डिवाइड रहते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं उनको। और ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस एंड इन विच द स्पर्म आर द प्रोड्यूस। जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर, उसमें टेस्टिस अगर सबसे ऊपर की लेयर अगर देखा जाए टेस्टिस की, तो वो होती है तुम्हारी एल्ब्यूजिना से बनी। ठीक है, वो किसकी है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की बनी। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद जो टेस्टिकुलर हैं लोब्यूल्स, उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं और उन 250 कंपार्टमेंट के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में पाई जाती है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स रहती हैं, ठीक है, जो सेल्स निर्माण करती हैं स्पर्म का, स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। और फंक्शनल यूनिट भी होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं। तो उसमें कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें क्या है, स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। वहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स द ट्यूनिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड द इंटरनली लाइंड विद द सेमिनिफेरस जेमाइनल एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियल सेल्स से बने होते हैं। इस तरीके से ये टेस्टिस होता है। अगर इस टेस्टिस का और ज़्यादा जूम अगर हम करके देखें और इसका एक टीएस करके देखें, तो इसके अंदर बाहर जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की लेयर है और उसके अंदर जो है ये कई सारे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं, इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जिनमें क्या निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इस तरीके से ये कई सारे ऐसे लोब्यूल्स बने रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। इस तरीके से लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके ऊपर क्या रहती है, एल्ब्यूजिना की। और एल्ब्यूजिना के बाहर जो एक लेयर पाई जाती है, वो पाई जाती है तुम्हारी वेजाइनस, ट्यूनिका वेजाइनलिस की एक लेयर पाई जाती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है पूरे के पूरे प्रोसेस को। फिर इसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो आगे जाकर जो है यहाँ पर रेटिटेस्टाइस में खुलते हैं, और रेटिटेस्टाई आगे जाकर आपके एपिडिडाइमस में खुलते हैं। और ये एपिडिडाइमस जो है 3 पार्ट्स में रहता है, हेड, टेल, ठीक है, और बीच में बॉडी। यानी कि हेड, ये हेड होता है बॉडी, और ये बीच में बॉडी, और ये टेल ऑफ द एपिडिडाइमस। और ये एपिडिडाइमस भी, इसमें भी ट्यूब से ऐसे संरचना होती है, लेकिन काफी डेंस होती है। इसमें मैच्योर होते हैं तुम्हारे स्पर्म जो हैं, यहाँ से जो बनते हैं रेटिटेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमस में पहुंचते हैं, और एपिडिडाइमस में ये रेस्ट करते हैं और एपिडिडाइमस में मैच्योर होते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन के बाद ये एपिडिडाइमस जो है जुड़ा रहता है तुम्हारा सेमिनिफेरस ये डक्टस डिफरेंस में। ठीक है, जो कि ये वासा डिफरेंशिया से, और वासा डिफरेंशिया से होते हुए वो आगे जाकर मिलती है तुम्हारी एजैकुलेटरी डक्ट में, यानी कि यूरेथ्रा से। ये हिस्टोलॉजिकली है, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और जो रेटिटेस्टाई है पूरा का अगर उसका हिस्टोलॉजिकली देखा जाए कि हिस्टोलॉजिकली उसमें कौन कौन सी प्रकार की किस तरह के उसके डिवीजन ऑफ सेल्स हैं,
तो उसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती है, एक स्ट्रोमा सेल और एक पेनक्रेमा सेल। ठीक है, जो पेरेन्काइमल सेल है और स्ट्रोमा सेल वो सेल होती हैं जो कि दिखने में सब एक जैसी रहती हैं, वो स्ट्रोमा सेल, या एपिथेलियल सेल को भी स्ट्रोमा सेल बोलते हैं, या बॉडी सेल्स भी बोलते हैं। और पेरेन्काइमल सेल्स वो होती हैं जो कि डिवीजन होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं या नई बनने के लिए। ठीक है, तो जो स्ट्रोमा सेल्स हैं, जो उसकी कवरिंग रहती है ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है, अगर यहाँ पर देखें ट्यूनिको वेस्कुलोसा, इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और इसके ऊपर जो है ये ट्यूनिका एल्बुजिना की कवरिंग रहती है। ट्यूनिका एल्बुजिना के ऊपर ट्यूनिका वेजाइनालिस की कवरिंग रहती है, ये ट्यूनिका वेजाइनालिस की कवरिंग रहेगी। तो ये तो रहती है टेस्टिकुलर कवरिंग है, यानी कि जो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके ऊपर जो है 3 लेयर पाई जा रही है। फिर उसके बाद जो है सेप्टी और मीडिएटम है, ये जो बीच में जो है सेप्टा पाया जा रहा है ट्यूनिका एल्बुजिना का। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिना है जो लेयर है, वही इसको 250 कंपार्टमेंट में तो जो है बांट के रखती है, जो कि सेप्टा के थ्रू, सेप्टा जो है वो भी ट्यूनिका एल्बुजिना का ही बना हुआ है। और वहीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है स्पर्मेटोगोनिया उसके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर सार्टोली सेल्स पाई जाती हैं, उसके अंदर स्पर्मेटिड्स पाई जाती हैं और स्पर्मेटोजोआस पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। और उसके अंदर पेरेन्काइमल सेल्स एक और तरह की इंटेस्टाइनल टिश्यू की जो है लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें लीडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, और रेटेटेस्टाई जो है, इससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को आगे जाकर कंटिन्यू एक कॉमन जंक्शन बनाते हैं जो कि बोलते हैं रेटेटेस्टाई एपिडिडाइमस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जुड़ने वाले कनेक्शन को बोलते हैं। और यहाँ से जब ये रेटेटेस्टाई से निकलते हैं तो इफरेंट डक्टल्स भी बोलते हैं। जो वासा डिफरेंस होता है और एक होता है वासा इफरेंट। तो वासा इफरेंट जो है रेटेटेस्टाई से निकलने वाला होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वासा डिफरेंस या वासा इफरेंस। तो वासा इफरेंस जो है एपिडिडाइमस से पहले वाले पार्ट को बोला जाता है, जो कि रेटेटेस्टाई और एपिडिडाइमस को जोड़ने वाली जितनी भी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनको बोला जाता है इफरेंट डक्ट्यूल्स या वासा इफरेंट। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये आगे जाती हैं किसमें, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो है आगे जाके क्या है, रेटेटेस्टाई। ठीक है, जो मीडियास्टेनियम टेस्टिस भी बोलते हैं। फिर इफरेंट, वासा इफरेंट के बाद एपिडिडाइमस के बाद ये किस में जाएंगे, डक्टस डिफरेंस, यानी कि वासा डिफरेंस को बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। पहली सार्टोली सेल और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसके अंदर स्पर्मेटोजोआ या जर्म सेल्स का निर्माण होता है। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये 2n होती है। 2n मतलब इनके क्रोमोसोम्स जो हैं 2n होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो स्पर्मेटोजोआ है इसके अंदर जो स्पर्म बनता है उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ रह जाती है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो इन वाली सेल्स में होता है, स्पर्मेटोगोनिया में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। और वहीं सार्टोली सेल जो है इस प्रोसेस को करने में हेल्प करती हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, सार्टोली सेल्स द न्यूट्रिशन एंड शेप डेवलपिंग द जर्म सेल एंड स्पर्मेटोजोआ। जो जर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ है उसको न्यूट्रिशन और शेप देने का जो काम है वो सार्टोली सेल्स का रहता है। और स्पर्मेटोगोनिया इज अंडरगो द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन के अंडर हो जाती हैं और स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती हैं। The space called the interstitial space between the seminiferous tubules have the connective tissue which include the blood vessels, the bile and leading cell। यानी कि जो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पर इसमें देखिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में यहाँ पर ये जो एल्ब्यूजिना है, बीच में एल्ब्यूजिना वाली जो सेल्स हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल पाई जा रही है, एक सार्टोली सेल और एक स्पर्मेटोजोआ
गोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म का निर्माण कर रही है और साठ वाली सेल जो है उसको न्यूट्रिशन और सेक का प्रोवाइड कर रही है। लेकिन वहीं उसकी तरफ जो चारों तरफ से जो एल्बुजिना की कवरिंग है, वो एल्बुजिना की कवरिंग उसको बना रही है यहाँ पर लीडिंग सेल और ब्लड वेसल्स के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंटरस्टिशियल सेल यानी कि एपिथेलियल सेल की एक लेयर पाई जाती है, जो कि उसमें ब्लड वेसल और लीडिंग सेल जो है उसको ब्लड की सप्लाई और बाकी की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो है लीडिंग सेल, ऑल्सो द इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल इसलिए क्योंकि जो फ्लूइड है जो उसके निर्माण के लिए जो न्यूट्रिशन वगैरह का जो स्टोरेज है उसको भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू दिया जाता है। लीडिंग सेल सिंथेसिस एंड सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स एंड कॉल द एंड्रोजन द टेस्टोस्टेरोन द प्रिंसिपल वन। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है और एंड्रोजन है, ये दो जो हार्मोन्स हैं ये किससे रिलीज हो रहे हैं? लीडिंग सेल से। और लीडिंग सेल्स वाले ये जो दो हार्मोन्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर स्पर्म बनना चाहिए और कितना, और उसको कब मैच्योर होना चाहिए, किस तरह से मैच्योरिटी रहेगी, किस तरह बनेगा, और बाकी की पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी उसको किस तरीके से चेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से होनी है, यानी कि कब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। जहाँ टेस्टोस्टेरोन कई सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबर्टी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज नहीं होता है, उसकी जो लीडिंग सेल्स हैं वो काम नहीं करती, लेकिन उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया होता है और उसके अंदर सार्टोली सेल्स भी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, टेस्टिस भी होते हैं। लेकिन वो टेस्टिस जो है वर्किंग ऑर्डर में नहीं होते, क्योंकि जो सेक्स हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो लीडिंग सेल को क्या करता है? प्रोवोक करता है और वहां से सिंथेसिस करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया को प्रोवोक करने के लिए कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करें। और फिर बाद में ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्मेटोगोनिया में शुरू हो जाती है, कब होती है? जब प्यूबर्टी आती है, तब प्यूबर्टी के टाइम से शुरू होती है और लाइफ टाइम जब तक ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता रहेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को मिलता रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया हेल्दी पोजीशन में रहेगी, तो वहां पर स्पर्म के प्रोडक्शन होता रहता है। और सार्टोली सेल जो है सिर्फ एक ही काम उसका न्यूट्रिशन और शेप का प्रोवाइड करना। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है जो सार्टोली सेल्स हैं वो कहाँ पाई जा रही है? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, ये सब जो है क्या है? स्पर्मेटोगोनिया है चारों तरफ। इसमें ये जर्म सेल्स हैं। ठीक है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर ये दिख रहा है, ये स्पर्म बन रहा है, ये स्पर्म बनकर कहाँ है? ल्यूमन में। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, कोई भी ट्यूब हो, उस ट्यूब के बीच में जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? ल्यूमन। तो जो भी मैच्योर स्पर्म होगा आफ्टर सेल डिवीजन स्पर्मेटोजेनेसिस के, वो स्पर्म जो बनेगा वो ल्यूमन में आ जाएगा। ल्यूमन से होकर वो ल्यूमन से निकलकर कहाँ जाएगा? रेटिटेस्टाई। रेटिटेस्टाइस के बाद फिर वो जाएगा यहाँ पर एपिडिडाइमस में। ठीक है, वासा डिफरेंशिया से होता हुआ, वासा डिफरेंशिया से एपिडिडाइमस और एपिडिडाइमस से वासा डिफरेंशिया। ठीक है, तो वास डिफरेंशिया से होकर फिर वो आगे एजैकुलेटरी के लिए। ठीक है, इस तरीके से लीडिंग सेल्स प्रोवाइड करती हैं किसका? हार्मोन्स का। और जो पेरिट्यूबुलर मायोलाइट सेल्स रहती हैं और ये ब्लड वेसल्स हैं। फिर उसके ऊपर जो है ये जर्म सेल्स और बीच बीच में पाई जा रही हैं इसमें सार्टोली सेल्स बीच में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का। और ये धीरे धीरे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम अलग से डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर कि किस तरीके से होता है। इसमें होता है मियोसिस के थ्रू। सेल डिवीजन जो है दो प्रकार का होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म का निर्माण होता है वो होता है मियोसिस के थ्रू, यानी कि जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं डक्ट सिस्टम की। जो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी जो डक्ट इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है ना, जो डक्ट इस्तेमाल हुई हैं, ये वाला जो है यहाँ देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स हैं और यहाँ पर ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन के अलावा स्पर्म डक्ट हैं। तो ये जितनी भी डक्ट इस्तेमाल हुई हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो देखते हैं।
डक्ट सिस्टम। जैसा कि मैं बता रहा था डक्ट सिस्टम जो है, तो डक्ट सिस्टम में जितनी भी डक्ट आती हैं, सबसे पहली डक्ट कौन सी आती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण हुआ। वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आगे जो रेटे टेस्टाई थी, रेटे टेस्टाई से फिर वासा एफरेंसिया में गया। ट्यूब्यूल्स जो हैं वासा डिफरेंसिया और वासा एफरेंसिया के थ्रू रेटे टेस्टियाई, टेस्टाइस और फिर उसके बाद वासा एफरेंसिया से कनेक्ट होते हुए ये टेस्टाइस से ओपन जो है एपिडिडाइमस में। टेस्टाइस किस में ओपन होती है? एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस से सिंगल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल निकलती है जो कि लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, यानी पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं उनके पीछे के सरफेस में, यानी कि अगर टेस्टिस को इस तरीके से देखें तो उसके पीछे के सरफेस में रहती है, जो कि पीछे से निकल रही होती है। टेस्टिस के जैसे ये टेस्टिस है उसके पीछे से निकल रही होती है, तो इसलिए उसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या रहता है? द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस के अलोंग एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस कंटिन्यूअस रहती है वास एफरेंसिया असेंडिंग द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी से होती हुई इंगुलन कैनाल। ये जो इंगुलन कैनाल है इसके बारे में बताते हैं आपको। ये इंगुलर कैनाल इसको बोला जाता है। यहां से इंगुलर कैनाल से होते हुए कई सारी चीजें आ रही होती हैं, सिर्फ ये वासा डिफरेंसिया ही नहीं जा रही है, यहां से होकर आपकी इसके लिए ब्लड सप्लाई भी आ रही है, नर्व सप्लाई भी आ रही है और आपकी लिम्फेटिक वेसल्स भी आ रही है। ठीक है, इससे कई सारी चीजें यहाँ पर आ रही होती हैं। ये तुम्हारा डक्ट सिस्टम, और इसका जो फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से इसका ये फ्लो चार्ट रहता है और इसी डायरेक्शन में रहेगा हमेशा। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटिटेस्टाई, फिर एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद यूरेथ्रा। ये आपका यूरिन, यहाँ टेस्टिस के अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनने वाले जो स्पर्म है वो स्पर्म निकल कर कहाँ आ गए? तुम्हारे एपिडिडाइमस। ये स्ट्रक्चर क्या है? एपिडिडाइमस। और इसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या है? तुम्हारा वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया से होते हुए ये कहाँ जा रहा है? ये वास डिफरेंशिया से कौन अटैच है यहाँ पर? सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं कि सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर बनने वाला जो सीमन है वो इसमें मिक्स हो जाता है, जो कि उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराता है। और जो सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो उसमें मिक्स होकर, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले कुछ फ्लूइड, प्रोस्टेट फ्लूइड, वो सब इसमें मिक्स होकर इनका जो एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। उस इजैकुलेटरी डक्ट में जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो है जैसे यहाँ से ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से इस तरीके से यूरेथ्रा निकल रहा है, और यूरेथ्रा जो है आगे कंटिन्यूअस ये पेनिस से होते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो यूरेथ्रा है जो निकल रहा है, इसके चारों तरफ जो वो रहती है इस तरीके से, चारों तरफ से क्या रहती है? तुम्हारी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और काम होता है वो आगे मैं समझाऊंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक मैकेनिकली स्विच का काम करती है। मैकेनिकल स्विच का मतलब है कि कौन से टाइम पर एजैकुलेशन करना है स्पर्म का और कब यूरिनेशन करना है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही कॉमन पाथवे है यूरेथ्रा का। वहीं से ही उसी यूरेथ्रा से स्पर्म में निकलेंगे और उसी यूरेथ्रा से क्या निकलेंगे? यूरिन निकलेगा। ठीक है, उसी से स्पर्म निकलेगा। तो उसको कब कौन सी चीज कब निकालनी है इसका जो डिसीजन रहता है वो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का रहता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इस तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके से रहती है, और उसकी जो ओपनिंग है वो रहती है इजैकुलेटरी डक्ट। किसकी? यहाँ से निकलने वाली वास डिफरेंशिया और सेमाइनल वेसिकल्स का जो ओपनिंग है वो, और सेमाइनल वेसिकल भी पेयर में पाई जाती है। वहीं एक ग्लैंड और पाई जाती है, ये सिंगल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ये भी क्या पाए जाते हैं? ये भी पेयर में पाए जाते हैं। इनका काम होता है सेलाइमी सब्सटेंस को जो है रिलीज करना। ठीक है, व्हाइट कलर का जो है सलाइमी सब्सटेंस को रिलीज करना, जो कि कॉपुलेशन के टाइम पर ग्रीसिंग का या स्लिपरी प्रोडक्ट की तरह काम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यूरिनरी। यहाँ पर है इट लूप्स द ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स, जो कि दोनों साइड से था, टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट एंड रन्स थ्रू द प्रोस्टेट एंड ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा।
प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्यों बोल रहे हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का मतलब प्रोस्टेट के बीच में ही वो यूरेथ्रा वहां पर ओपन होता है। एजैकुलेटरी डक्ट जो है ओपन रहती है और यूरेथ्रा से कनेक्ट रहती है। और जस्ट आफ्टर द जीन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जैसे ही जस्ट उसके यूरिनरी ब्लैडर के बाद जो है प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड bulbourethral Cowper's gland, a little head that run through the penis to the external opening the urethra meatus। urethra meatus में ये सारी चीजें ओपन होती हैं urethra meatus में। ये देखिए यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर ये जो है ओपनिंग किसकी है? प्रोस्टेट यूरेकल की, प्रोस्टेट की भी ओपनिंग यहीं पर है। और एजेकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर जो समाइनल वेसिकल्स आ रही है, ये समाइनल वेसिकल्स की भी ओपनिंग और ये वास डिफरेंशिया की भी ओपनिंग। यहाँ पर समाइनल वेसिकल्स जस्ट उसके पहले किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से जस्ट पहले। प्रोस्टेट ग्लैंड ये चारों तरफ से ऐसा है, 3D में अगर देखें तो वो इस तरीके से है 3D में। और वहाँ के अगर इसका ये जो है वर्टिकल सेक्शन करिए, वर्टिकल सेक्शन भी वैसे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो वर्टिकल सेक्शन में प्रोस्टेट ग्लैंड की यहाँ पर ओपनिंग, इसको क्या बोलना है हम यहाँ पर? एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेट डक्ट, और ये यहाँ पर आगे जाके किसमें है? यूरेथ्रा में, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ पर इसलिए बड़ी है क्योंकि प्रोस्टेट इसके तरफ चारों तरफ है, इसलिए प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा आगे जाके किसमें जाता है? पेनिस में। ये जो यूरेथ्रा है इस तरीके से आगे जाके पेनिस में और बाहर ओपन। इसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, 3 तरह की ग्लैंड्स इस्तेमाल होती हैं, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेयर ऑफ द पल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड द कॉर्पस ग्लैंड। ठीक है, कॉर्पस ग्लैंड, इनका अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, समाइनल वेसिकल्स जो है एक सीमन का प्रोडक्शन करती है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। वहीं दूसरी तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी इस तरह का जो है प्रोडक्शन करते हैं, कुछ फ्लूइड प्रोडक्ट करती है जो कि उसको न्यूट्रिशन और उसके हेल्प करते हैं उसको स्विमिंग करने के लिए। जब इजैकुलेट होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर वेजाइना में जब डिपॉजिट किया जाता है स्पर्म को, तो उस समय जब स्विमिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो एसिडिक नेचर की रहती है, ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर के रहते हैं। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो रहता है तुम्हारा बेसिक नेचर का रहता है, जिससे वो न्यूट्रलाइज होकर उनको एक न्यूट्रल ग्राउंड मिलता है फॉर लिविंग स्पर्म। अगर स्पर्म को, अगर ऐसा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड अगर बेसिक ना हो तो वो वेजाइना में जाते ही उनके वेजाइनल फ्लूइड्स की वजह से वहाँ पर वो सारे स्पर्म जो है एसिडिक होने की वजह से नेचर वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जो कि उसको वहाँ पर हेल्दी एनवायरनमेंट यानी कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है वेजाइनल फ्लूइड को। यहाँ से एपिडिडाइमस से निकलकर ये इस तरीके से पूरा एजैकुलेटरी डक्ट और एजैकुलेटरी डक्ट से पेनिस से होते हुए बाहर। ठीक है, और पेनिस में जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, अगर हम पेनिस की बात करें तो इसमें भी कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक सिंगल जो है इसमें ग्लांस पेनिस बनाता है, कैवर्नोसम पेयर में होता है और स्पॉन्जियोसम सिंगल इसमें स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसमें 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। There the secretion of the collectively called the seminal plasma, and seminal plasma is the rich in the fructose, calcium and contain the enzyme। ये जो सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला जो फ्लूइड होता है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि उसको हेल्दी न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मीडियम सेमाइनल प्लाज्मा विद द स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड सीमन। जब प्लाज्मा में जो सेमाइनल वेसिकल्स का जो प्लाज्मा है उसमें जब स्पर्म मिल जाते हैं तो उनको दोनों को मिलाकर बोला जाता है सीमेन। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब है यहाँ पर स्पर्म और स्क्रोटम जो कि बाहर से देख सकते हैं। इंटरनल जेनेटेलिया का मतलब है, जेनेटेलिया का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जेनेटेलिया भी बोलते हैं। और दूसरा जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि बॉडी के बाहर हम नॉर्मली देख सकते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल, और जो नहीं दिखाई देते उनको इंटरनल जेनेटेलिया। ठीक है, तो जो बाहर दिखने वाले 2 ही ऑर्गन होते हैं, एक तो पेनिस और आपका दूसरा स्क्रोटम। तो स्क्रोटम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर सैक स्किन होल्ड द प्रोटेक्ट टेस्टिकल्स एंड देयर आल्सो द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। वहीं पेनिस इज द एक्सटर्नल
genitalia in the human male. It is the made the special erectile tissue. इसमें दो तरह के erectile tissue पाए जाते हैं। एक तो होता है तुम्हारा कॉर्पस स्पंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसम। स्पंज दो तरह के इसमें erectile टिश्यू पाए जाते हैं। हेल्प द इरेक्शन ऑफ द पेनिस, द फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन का मतलब है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर इंसेमिनेशन, जब स्पर्म को एजैकुलेट करने के टाइम पर इरेक्शन की इसकी जरूरत पड़ती है, तब इरेक्टाइल टिश्यू जो है उनमें ब्लड का फ्लो हो जाता है ज़्यादा, और ब्लड के फ्लो के प्रेशर की वजह से वो इरेक्टाइल टिश्यू जो है स्ट्रेट हो जाते हैं। द एंलार्ज द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। ये जो इसमें दो तरह की जो टिश्यू हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम आगे जाकर थोड़ा सा बल्जी हो जाती है, इसमें ग्लांस पेनिस बनाते हैं। और ग्लांस पेनिस में काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है, और इस सेंसिटिव होने का कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा नर्व सेल्स पाई जाती है। नर्व सेल्स ज़्यादा होने की वजह से मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स भी होता है। अगर बात करें इनसाइड पेनिस की, तो इनसाइड द पेनिस द यूरेथ्रा इज कॉल्ड इजैकुलेटरी सीमन एंड इरेक्टाइल यूरिन। यानी कि एक्सक्रीट यूरिन, यूरिन को निकालने के लिए और सीमन को निकालने के लिए। सीमन क्या था? जब स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल्स दोनों मिल जाते हैं तब सीमन बनता है। तो सीमन और यूरिन को निकालने के लिए सिंगल एक ही पाथवे रहता है, एक ही यूरेथ्रा को यूज किया जाता है। बोथ सब्सटेंस एग्जिट थ्रू द सेम मीटस, यानी कि एक ही निकलने की एक ही जगह होती है। मीटस मतलब जो एरिया जहां से कोई चीज बाहर निकलती है वो मीटस या छेद या कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। द पेनिस बिकम द इरेक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल एरोसोल व्हेन द कॉर्परा कैवर्नोसा एंड कॉर्परा स्पंजियोसम आर द फील्ड विद द ब्लड। ब्लड से फील्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें इरेक्टाइलेशन आ जाती है और वो इरेक्ट हो जाते हैं। द पेनिस इज द सप्लाइड बाय द पेंडुलम आर्टरी। इनको जो सप्लाई होती है ब्लड की सप्लाई, वो पेंडुलम आर्टरी से सप्लाई होती है। इस तरीके से इसमें दोनों पेयर में पाई जाती है, कॉर्पस कैवर्नोसा, और ये जो स्पंजियोसम है ये सिंगल होती है। और ये जो सिंगल टिश्यू है ये आगे जाकर के बनाती है ग्लांस पेनिस, और ये जो रहते हैं ये सपोर्टिंग में रहते हैं। ठीक है। और बाकी इसमें ब्लड वेसल, नर्व वेसल और जो है नर्व की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई रहती है। आर्टरी और वेन्स दोनों की सप्लाई रहती है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे साइड में रहती है। प्यूबिक बोन, जहाँ पर प्यूबिक सिम्बायोसिस होती है वहां से, और जस्ट उसके सिम्बायोसिस जहाँ होती है प्यूबिक बोन की, जस्ट उसके पीछे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर, और उसके जस्ट नीचे ही यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उससे होते हुए जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा था, प्रोस्टेट यूरेथ्रा कंटिन्यूअस रहता है तुम्हारा इसमें ग्लांस से, पेनिस से होते हुए आगे ग्लांस पेनिस से, और ये ओपनिंग रहती है। ठीक है, बाहर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग। और ये जो इस आगे जाके जो ग्लांस पेनिस होती है इसके ऊपर एक स्किन और पाई जाती है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, वो भी प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है और कुछ नहीं। स्क्रोटम, स्क्रोटम जो है इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर केवल स्क्रोटम की बात करें, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बिहाइंड द पेनिस और टेस्टिकल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन द नंबर्स ऑफ सेल्स, नर्व सेल्स एंड वेसल्स। इसमें भी काफी सारी नर्व और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लोअर टेम्परेचर द क्रीमेस्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स द स्क्रोटम क्लोजर टू द बॉडी। जब बाहर, यानी कि अगर बॉडी में जैसे ठंडी ज्यादा पड़ रही है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा लोअर में चला जाता है, तब क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होकर जो टेस्टिस रहते हैं उनको अंदर की तरफ खींच लेती है। यानी कि जो स्क्रोटम है वो सिकुड़ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं उनके ऊपर, और रिंकल्स आने का कारण होता है क्रीमेस्टर मसल्स जो है अपना कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती हैं, जिससे जो टेस्टिस हैं या स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ क्लोजर हो जाते हैं, यानी कि ज्यादा चले जाते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। वहीं दूसरी तरफ वाइल द डार्टोस फेसिया गिव्स द रिंकल्स अपीयरेंस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। और जो रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स पड़ जाने की वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है। और डार्टोस फेसिया जो है, डार्टोस फेसिया ये प्रोवाइड कराती है रिंकल्स के लिए। जो टेस्टिस के ऊपर जो रिंकल्स बन जाते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है डार्टोस फेसियम।
वहीं क्रीमेस्टल मसल और डार्टल फेसिया रिलैक्स ड्यूरिंग द, ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं जब स्क्रोटम away from the body remove the wrinkles and respectively scrotum remains the connective tissue in the pelvic cavity through the inguinal canal। जो inguinal canals के थ्रू वो रिलैक्स हो जाते हैं जब उनका टेम्परेचर लगता है कि बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है उस कंडीशन में। इस तरीके से इसमें अगर देखा जाए लेयर्स की तो इसका ये निमोनिक है, सम डैम इंग्लिश मैन कॉल्ड इट्स द टेस्टिस, यानी कि जो लेयर्स रहती है, ठीक है, इसके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से जो लेयर्स के जो लेयर्स का जो वो है क्या नाम है सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हमेशा लेयर्स का यही रहेगा कि सबसे ऊपर क्या रहेगी स्किन रहेगी, फिर उसके बाद डॉर्टस मसल्स का एक लेयर रहेगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फेसिया की तरह डॉर्टस मसल का, फिर क्रीमेस्टर मसल्स की एक लेयर रहेगी, फिर इंटरनल स्पर्मेटोफेसिया का, फिर ट्यूनिका वेजाइनलिस और फिर ट्यूनिका वेजाइनलिस के बाद जो है टेस्टिस रहते हैं। और ये टेस्टिस के बीच में जो कंपार्टमेंट बनाते थे वो एल्ब्यूजिना जो है उसको कंपार्टमेंट बनाते, 250 कंपार्टमेंट जो बताए थे वो कंपार्टमेंट बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है वेजाइनलिस के बाद एल्ब्यूजिना जो एल्ब्यूजिना थी, एल्ब्यूजिना कंपार्टमेंट बनाते और उसके बाहर वाली वेजाइनलिस, ठीक है। इस तरीके से इसके ये नंबरिंग रहती है और इसी सीक्वेंस में बाहर से अंदर की तरफ ये सीक्वेंस है लेयर्स का, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, साथ ही एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने खत्म कर ही दिया, ठीक है। इसके अलावा अभी हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इन सब के बारे में बात करनी है। और आगे चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो दूसरी वीडियो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की, उनकी वीडियो भी देखना, ठीक है। और फिर से मैं मिलूंगा आपको उन वीडियो में, ठीक है। वेलकम टू, मतलब सॉरी, आते रहिएगा और बाकी सबको भी हेल्प करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर आएँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर जुड़ें और सबको हेल्प मिले, पढ़ सकें वो अच्छे से, ठीक है। और सबको नोट्स वगैरह प्रोवाइड वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास हैं। नोट्स चाहे नोट से पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ना है किसी को ऑनलाइन पढ़े, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकता है, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, और भेजिए। थैंक यू।